हेलो फ्रेंड्स, चलो आज के इस वीडियो में कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो कि पीछे कल बच गया था। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक, देखो हम लोग देखे थे कि मेटल जो था ये किसके साथ रिएक्शन होता था। मेटल जो था ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या मिलता था, फिर मेटल जो है ये वाटर के साथ रिएक्शन करता था तब क्या मिलता था। और आज हम लोग देखेंगे लास्ट मेटल जो है ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है। तो ध्यान से देखो, मेटल जो है ये H+ एसिड के साथ रिएक्शन करता है तब क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले देखो मेटल रिएक्ट विथ एसिड। तो एसिड में ध्यान रखेगा यहाँ पे। ठीक है, एसिड यहाँ पे बहुत तरह के हो सकता है। कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कोई वीक एसिड होगा, कोई डाइल्यूट एसिड होगा, कोई कंसनट्रेटेड एसिड होगा। ठीक है, लिखा हुआ इस तरह मिलेगा, उसमें कन्फ्यूज बिल्कुल भी ना करना है। तो देखो सबसे पहला इसका जो मेन फार्मूला होता है कि मेटल अगर किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है। तो प्रोडक्ट में ध्यान से देखो, ये सॉल्ट एंड H2। ठीक है, ये दोनों बनता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मेटल तो ये है, अब यहाँ पे एसिड जो है ये कैसा है, तो डाइल्यूट एसिड है, तब जाकर के इसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो इस फॉर्मूला को जनरली ध्यान रखेगा, ये बहुत आसानी से लैंग्वेज वाला याद रह जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखो मेटल कौन कौन सा है। यहाँ पे एक मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है। ये सभी का अगर हम HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इक्वेशन बनाते हैं तो क्या क्या मिलेगा। हालांकि यहाँ पे वैसा कुछ है नहीं, बस इसको ध्यान रख लेना। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, ठीक है, कुछ ऐसा है जहाँ पे क्या होगा, तो H2 का यहाँ पे फॉर्मेशन होता था। ये मेटल होने के बाद यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होगा, इसका रीजन समझना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन है, इसको ध्यान से देखो। ये मेटल है, ठीक है, और यहाँ पे रिएक्शन कर रहा कौन है, ये एसिड है। लेकिन ध्यान से देखो, ये HCl जो था ये कैसा एसिड था, तो वीक एसिड था। ठीक है, डाइल्यूट एसिड था। और HNO3 जो है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, यानी कि इसके तुलना में ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक, अब स्ट्रॉन्ग एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो ध्यान देना कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है ये H2 का फॉर्मेशन नहीं होने देगा। ठीक है, यहाँ क्रॉस हुआ है, इसका मतलब नहीं होने देगा। ठीक, अब H2 का फॉर्मेशन काहे नहीं होगा इसको समझो। ठीक है, ये H2 जो होता है ये वाटर के साथ मिल करके ऑक्सीडाइज ऑक्सीजन के साथ मिल करके ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्योंकि ये है क्या, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत आसानी से H2 को ऑक्सीडाइज कर देता है और कन्वर्ट किस में कर देता है, तो ये वाटर में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए यहाँ पे किसी भी तरह के H2 का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक, तो ध्यान रखेगा कौन सा एसिड के साथ H2 का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो HNO3 के साथ नहीं होता है। ठीक, और यहाँ पे सॉल्ट जो बनेगा इसको देखो, ये खुद क्या करेगा, H2 को ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक, और अपने जो है ये रिड्यूस्ड हो जाता है किसमें, तो किसी भी नाइट्रोजन प्रोडक्ट्स में। ठीक है, चाहे NO2 हो या N2O हो या NO हो। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट है कि सर आप बोलते हैं कि ये HNO3 जो है ये H2 गैस को नहीं बनाता है, और नेक्स्ट में यहाँ पे दिख रहा है कि ये H2 गैस को बनाता है। अब रीजन समझो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ दो कंडीशंस है, ये मैग्नीशियम है या मैंगनीज है। मैग्नीशियम या मैंगनीज ये दो मेटल रहेगा तभी जाकर के HNO3 जो है ये क्या करेगा, H2 गैस का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे ध्यान रखना सॉल्ट भी बनेगा। ठीक, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको लिखे हैं, इसी को ध्यान रखेगा, सॉल्ट भी बनेगा और H2 गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन याद रखना सिर्फ किसके पास, ये मैग्नीशियम और मैंगनीज रहेगा तभी जाकर के ये H2 का फॉर्मेशन कर पाएगा। अदरवाइज यहाँ पे कोई दूसरा मेटल रहेगा तो H2 गैस का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक, तो ये था यहाँ पे लास्ट था, और इसके अलावा यहाँ पे कोई भी तरह के सवाल नहीं बन सकता। ठीक, तो यहाँ पे नेक्स्ट देखो, ये अगला जो बोलता है कॉपर है HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो कॉपर क्या है, मेटल है। ठीक है, और यहाँ पे HCl जो है ये एसिड है। ठीक, तो यहाँ पे देखेगा कि कोई भी तरह के रिएक्शंस नहीं हो रहा है। ठीक, इसका मतलब जब रिएक्शंस नहीं होगा तो यहाँ पे बबल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक, तो ये इसके अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें ध्यान रखेगा कि कौन सा ऐसा मेटल है जिसमें बबल का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो याद रखेगा कॉपर है जिसमें बबल का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब दूसरा सवाल ये भी रहता है कि सबसे ज़्यादा बबल का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो ध्यान रखेगा कि मैग्नीशियम जो है इसमें सबसे ज़्यादा बबल का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब इसके बाद देखेगा रिएक्टिविटी सीरीज।
तो रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये ऊपर में जो होता है ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है और नीचे जो होता है ये लेस रिएक्टिव होता है। अब इसके बाद देखेगा कि मेटल जो है ये मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है तब क्या बना देता है। ध्यान से देखो, मेटल जो है ये मेटल सॉल्ट का सॉल्यूशन है, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करता है तो क्या बना देता है। तो ध्यान से देखो, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो क्या करता है, इसके साथ चला जाता है और यहाँ से जो कम रिएक्टिव होता है इसको क्या कर देता है, बाहर कर देता है। बस यहाँ पे यही था और इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आएगा नहीं। अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जो हम लोग टॉपिक में कवर किए हैं उसी से रिलेटेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको हम लोग देखते हैं कहाँ से, तो देखो इस पेपर में इसको हम लोग नोट किए हैं। देखो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और क्यों इतना पढ़ाते हैं अच्छा से, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहला नंबर पे क्वेश्चन है, ये लिखता है अ मेटल एक्स इज यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस, ठीक है। अब बोला है मेटल है, ठीक है, ये मेटल जिस मेटल का हम लोग एक्स के नाम से जानते हैं, ठीक, थर्माइट प्रोसेस में इस्तेमाल किया गया। वेन एक्स इज हीटेड विथ ऑक्सीजन, अब ध्यान से देखो, जब हम ऑक्सीजन के साथ इसको हीट करते हैं, ठीक, इट गिव्स एन ऑक्साइड वाई, ठीक है, तो ये हमको वाई दे देता है, ठीक। अब बोलता है विच इज एम्फोटेरिक इन नेचर, अब सवाल को समझ जाओ, ठीक है। यहाँ पे एम्फोटेरिक में क्या था, एम्फोटेरिक में एक कुछ एक्सेप्शन बताए थे, तो याद आ जाएगा एम्फोटेरिक किसको बोले थे, जो कि एसिड और बेसेस ये दोनों का कंडीशंस उसमें आना चाहिए था। और सिर्फ अगर एसिड आता है तो भी वो एम्फोटेरिक नहीं कहलाएगा और बेस आएगा सिर्फ तो एम्फोटेरिक नहीं कहलाएगा, लेकिन दोनों का कंडीशन आ जाता था तो उसको क्या बोले थे कि उसी को हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक। अब ध्यान से देखो, तो बोलता है एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली आर, ठीक है, तो एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई क्या हो सकता है, तो एम्फोटेरिक में बिल्कुल ध्यान रखे थे कि एल्यूमिनियम और जिंक यही दोनों ऐसा मेटल है जो कि एम्फोटेरिक बना सकता है और बाकी कोई भी नहीं बनाता है, ठीक। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में था, अब एल्यूमिनियम जहाँ पे होगा या जिंक जिसके साथ होगा क्वेश्चंस को टिक कर लेगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट को इस तरह से पढ़ना चाहिए और इस तरह से आंसर को सॉल्व कर लेना है, ठीक। ऑप्शन देखे बिना हम लोग का आंसर पहले निकल गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और है, ठीक, यहाँ पे दिया है ट्रांसलोकेशंस, ठीक है। अब ट्रांसलोकेशंस क्या होता है, ये बहुत आसानी से देखे थे पेड़ वाला में, ठीक है। ये पौधा में क्या होता था, फूड प्रिपेयर होता कहाँ था, फोटोसिंथेसिस के अनुसार लीफ में होता था, ठीक है। अब पत्ता में होता था तो पत्ता खुद खाता था नहीं, ये ऊपर और नीचे दोनों जगह पे क्या करता था, पहुँचाता था, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाता है और यहाँ जाता है, तो इसको एक लोकेशन बोलते हैं और दूसरा जगह पर चला गया तो इसको बोलते हैं अदर लोकेशंस। तो एक जगह से दूसरा जगह चला जाना ही क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशंस। तो डायरेक्टली ट्रांसलोकेशंस का आंसर था वहाँ पे, ये दूसरा क्वेश्चन था। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, सेक्स क्रोमोजोम्स, ठीक है, ध्यान से देखो, ये स्टेटमेंट रीजन में था, ठीक है, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन में था। एम्स के एग्जाम होता था उसमें बहुत सवाल आता था, लेकिन इसमें देखो स्टेटमेंट और रीजन, ठीक है। तो ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन में ये बोलता था कि फीमेल जो होती है ये डिटरमाइन करने के लिए होती है कि चाइल्ड का सेक्स कैसा हो, ठीक है। तो ध्यान से देखो, दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि फीमेल के पास XX क्रोमोजोम्स होता है। तो याद रखो, जब फीमेल के पास XX क्रोमोजोम होगा तो ये सेक्स को कभी डिटरमाइन कर सकता है, तो 100% ये कर नहीं सकती है, रीजन समझो। अब देखो, जो मेल होता है इसके पास कौन सा क्रोमोजोम होता है, X और Y क्रोमोजोम्स होता है, और फीमेल जो होती है इसके पास कौन सा क्रोमोजोम होता है, सिर्फ X और X होता है, ठीक। तो यहाँ से जब भी ट्रांसमिट होगा तो X ही आएगा, ठीक है। 100% उम्मीद क्या है कि X आएगा फीमेल में, ठीक है। और यहाँ पे देखेगा तो 50% Y का भी चांसेस है और 50% X का भी चांसेस है। जब ये X के साथ कंबाइन हो जाएगा तो XX बन जाएगा और Y के साथ कंबाइन हो जाएगा तो XY बन जाएगा। तो यहाँ पे मेल और यहाँ पे फीमेल, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, और सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो गया, राइट हो गया, ठीक। अब इसके बाद एक दो और क्वेश्चन है उसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया है Q = IT, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को हम लोग बहुत अच्छा से देखे थे, जिस तरह से ओम्स लॉ को देखे थे उस तरह से Q = IT, ठीक है।
तो Q मतलब क्या होता है, चार्जेज होता है, और I मतलब करंट होता है, और T मतलब टाइम होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, करंट का वैल्यू अगर 0.5 एम्पियर दे दिया और टाइम यहाँ पे 2 आवर दे दिया है, ठीक है, तो Q निकालने बोलेगा तो निकलेगा नहीं। सबसे पहला यहाँ पे समय जो है आवर को, इसको क्या कर देना है, तो सेकेंड में चेंज, घंटा में चेंज कर देना है, ठीक है, सेकेंड में। तो 60 इंटू 60 कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इसका फॉर्मूला पे पुट कर देंगे, बाद बाकी तो आंसर सॉल्व हो गया। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत अलग है, थोड़ा सा देखने वाला है। ये है अल्कोहल से रिलेटेड, ठीक है, होमोलोगस सीरीज में। तो यहाँ पे बोलता है 3 कार्बन का चेन है, ठीक है, ये बन गया 3 कार्बन का होमोलोगस चेन है। अब इसमें लगा हुआ अल्कोहल, अब इसमें बोला है कि इसका मोलिकुलर मास कितना होगा। तो उसको खैर हम लोग डिस्कस नहीं किए मोलिकुलर मास निकालने के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे ध्यान से देख लो। कार्बन जो होता है इसका 12 होता है, हाइड्रोजन जो होता है इसका 1 होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन जो होता है इसका 16 होता है। तो काउंट कर लो, कार्बन कितना, 1 2 3, ठीक है, 12 3 36, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है, 36, और यहाँ पे 16 को जोड़ेंगे, और हाइड्रोजन कितना है, 3 2 5 2 7 1 8 है, ठीक है। इसको टोटल जोड़ेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 60, ठीक है, यही इसका मोलिकुलर मास हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस जो है ये डायरेक्टली कहाँ से आ जा रहा है, इस सिर्फ वीडियो से ही आ जा रहा है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस रहेगा जो थोड़ा बहुत अलग रहेगा, तो उसको हम लोग कवर कर लेंगे टेस्ट में या फिर ऑब्जेक्टिव सेट में किसी भी तरह के बना के। यानी कि CBSE बोर्ड का सभी क्वेश्चंस यहीं से आना चाहिए, कोई पेपर में ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि ये चीज़ को या इस टॉपिक को या इस क्वेश्चन को कभी देखे नहीं थे, ठीक है। तो आगे के और वीडियो में पूरा अच्छे से कवर कर लेंगे जब चैप्टर वाइज वीडियो आएगा तब तक चलो बने रहो, करते वीडियो को एंड। ऑल द बेस्ट।